ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं। रसिया इंडिया को डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल भी मिलाया जा रहा है जो पेट्रोल से सस्ता होता है। फिर भी जनता के लिए अब भी पेट्रोल के दाम 100 के पार चिपके हुए हैं। आखिर क्यों? तेल के इस खेल के पीछे की कहानी क्या है? अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो क्या आपको उसका फायदा मिल रहा है, या फिर आप पहले ही जितना पैसा देकर कम माइलेज ले रहे हैं और अपना इंजन भी खराब कर रहे हैं? 2014 के पहले जब क्रूड ऑयल $129 पर बैरल था, तब भी हमें तेल सिर्फ 72 रुपये में मिल रहे थे। क्या अब कभी तेल के दाम 70 के आसपास पहुंच पाएंगे? आज हम बात करेंगे कि रसिया सस्ता तेल क्यों बेच रहा है, ऑयल कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट कैसे छाप रही हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग का असली सच क्या है, और हर 100 रुपये के पेट्रोल में आप टैक्स कितना देते हैं। क्या अब तेल कभी 70 के आसपास पहुंच पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जब कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रही है तो सरकार झूठ क्यों बोल रही है और आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं दे रही है? अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। क्या आप गेस कर सकते हैं कि हर 100 रुपये के पेट्रोल में असल पेट्रोल की कीमत कितनी होती है और टैक्स कितना? सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर कंपनियां इतना पैसा कमा रही हैं तो क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि पेट्रोल महंगे हैं? जवाब है नहीं। हर साल कंपनियां अपना फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करती हैं कि कंपनी ने कितना कमाया, कितना खर्च किया और आखिर में कितना प्रॉफिट बचा। फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के रिजल्ट देखकर मार्केट भी हिल गया और मोदी जी हमें बता रहे हैं कि कंपनियों को 75,000 का घाटा उठाना पड़ा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। इंडियन ऑयल ने 2025-26 में 36,800 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। सिर्फ जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी ने 11,000 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसका एनुअल प्रॉफिट भी 17,175 करोड़ हो गया, पिछले साल के मुकाबले 133% जंप हो गया। भारत पेट्रोलियम 25,843 करोड़, 94% जंप। ONGC 49,793 करोड़। अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी ने भी 2025-26 में बम्पर कमाई की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल एनुअल प्रॉफिट 95,754 करोड़ रिपोर्ट किया है। पहले लॉस फिर प्रॉफिट। 2022 में जब रसिया और यूक्रेन के बीच वार शुरू हुई, तब दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम अचानक बहुत बढ़ गए। एक समय क्रूड ऑयल $120 पर बैरल के भी ऊपर चला गया, लेकिन उस वक्त पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। जनता को बताया गया कि अगर पेट्रोल के दाम तुरंत बढ़ा देते तो महंगाई बढ़ जाती, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता, सब्जी महंगी हो जाती, हर चीज के दाम बढ़ जाते। इसीलिए गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज पर प्रेशर डालती रही कि दाम धीरे धीरे बढ़ाओ या कुछ समय के लिए स्टेबल रखो। उस टाइम यूपी में इलेक्शन भी चल रहे थे। फिर स्टेप बाय स्टेप दाम बढ़ाकर 100 रुपये तक पहुंचा दिया गया। तब भी कंपनियों को घाटा नहीं हो रहा था, बस प्रॉफिट कम हो रहा था। आगे जब कंपनियों के रिजल्ट देखेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा। फिर गेम बदला कैसे? 2024 के बाद ग्लोबल क्रूड ऑयल धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। पहले 90, फिर 80 और कई बार तो $70 के पास भी चला गया। लेकिन पेट्रोल पंप पर प्राइस उतनी तेजी से नीचे नहीं आए। यहीं से कंपनियों के मार्जिन इंप्रूव होने लगे। जब क्रूड महंगा था, मार्जिन कम था। जब क्रूड सस्ता हुआ और रिटेल प्राइस धीरे धीरे घटे तो प्रॉफिट बड़ा होने लगा। क्या पेट्रोल फिर से कभी 70 के आसपास होगा? लोग पूछते हैं कि 2008 में जब क्रूड ऑयल हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट पॉइंट $147 पर बैरल था, तब भी सरकार 52 में पेट्रोल कैसे बेच पा रही थी? मंत्री जी आपको नहीं बताएंगे। इकोनॉमी की बर्बादी कैसे कबूल करेंगे? तब इकोनॉमी का इतना बुरा हाल नहीं था। सरकार टैक्स कम लेती थी, ऑयल बॉन्ड का भी यूज करती थी, डॉलर भी लगभग 40 से 45 के आसपास था। ऑयल हमेशा US डॉलर में खरीदा जाता है। अगर डॉलर महंगा हो जाए तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस वही क्यों ना रहे। मान ले कि अगर क्रूड ऑयल $100 पर बैरल हो जाता है तो 2008 के डॉलर और रुपये के दाम के हिसाब से एक बैरल के लिए सिर्फ 4500 रुपये देना पड़ता था, क्योंकि तब डॉलर 40 से 45 के बीच था। मगर आज के हिसाब से एक बैरल के लिए हमें 9,500 देना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर का रेट 95 रुपये है, यानी कि दोगुना से भी ज्यादा। यही वजह है कि दोबारा तेल का दाम 70 के आसपास होना इम्पॉसिबल लगता है। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
क्योंकि इंडिया सिर्फ अपने लिए तेल नहीं खरीद रहा था, इंडिया दुनिया के लिए तेल रिफाइन कर रहा था। और इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो या विलन, जो भी आप कहना चाहें, रसिया था। लेकिन रसिया ने इतना सस्ता तेल इंडिया को दिया क्यों? और यूरोप ने रसिया पर बैन लगाने के बाद भी इंडियन रिफाइनरी से बना वही तेल कैसे खरीद लिया? फरवरी 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पर एक के बाद एक सैंक्शन लगा दिए। कई देशों ने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया या बिल्कुल बंद कर दिया। रसिया के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ऑयल तो बहुत था, लेकिन खरीदार कम हो गए। रसिया ने इंडिया और चाइना से कहा, अगर हमसे तेल खरीदोगे तो हम तुम्हें मार्केट से कम दाम में देंगे। इंडिया के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और तेल जितना सस्ता मिले उतना देश का इंपोर्ट बिल कम होगा। धीरे धीरे रसिया इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। आज इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट का लगभग 35 से 40% हिस्सा रसिया से आता है। अब असली गेम शुरू होता है। रसिया सिर्फ क्रूड ऑयल बेचता है। क्रूड ऑयल को सीधे कार या बाइक में नहीं डाल सकते, उसे पहले रिफाइनरी में प्रोसेस करना पड़ता है। इंडिया के पास दुनिया की कुछ सबसे मॉडर्न रिफाइनरीज हैं। सबसे फेमस है रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी। यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। इसके अलावा नायरा एनर्जी और गवर्नमेंट कंपनीज भी बड़ी मात्रा में क्रूड रिफाइन करती हैं। रसिया से क्रूड ऑयल डिस्काउंट पर लिया और इंडिया ने रिफाइन करके इंटरनेशनल मार्केट की कीमत पर बेचा। ठीक वैसे ही जैसे आटा खरीद कर ब्रेड बनाया। एवरेज कास्ट पड़ी 40 रुपये, मगर ब्रेड बिका 80 रुपये में। ऑयल बिजनेस भी कुछ इसी तरह से काम करता है। यूरोप का ट्विस्ट। अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। यूरोप ने रशियन क्रूड ऑयल पर रेस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन यूरोप को पेट्रोल और डीजल की जरूरत तो थी ही, इसीलिए उन्होंने दूसरे देशों से रिफाइंड फ्यूल खरीदना जारी रखा। इंडिया उन देशों में से एक था। इंडिया ने क्रूड इंपोर्ट किया, उसे रिफाइन किया और रिफाइंड प्रोडक्ट दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किया। 2026 में एक और इंटरेस्टिंग खबर सामने आई कि इंडिया ने रसिया को भी तेल बेचा है। रसिया के कुछ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक और मेंटेनेंस प्रॉब्लम की वजह से कुछ एरिया में फ्यूल सप्लाई घट गई, तो रसिया ने इंडिया से रिफाइन ऑयल खरीदा। अब यहाँ एक और सवाल फिर खड़ा होता है, अगर इंडिया को डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल मिल रहा था, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, अगर कंपनीज अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, तो आम आदमी को पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं मिला? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स हैं: ऑयल कंपनी के मार्जिन्स, गवर्नमेंट के टैक्सेस और एक नई पॉलिसी जिसका नाम है E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग। मगर एथेनॉल पर बात करने से पहले मोदी और हरदीप पुरी के कंपनियों के 75,000 घाटे को चेक कर लेते हैं। ये रही भारत पेट्रोलियम की प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। पिछले 11 सालों से कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। 2015 से लेकर आज तक कंपनी ने किसी साल घाटा नहीं उठाया है। 2015 में अगर कंपनी का प्रॉफिट 5,000 करोड़ था, तो आज कंपनी का प्रॉफिट 25,000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। और यह नेट प्रॉफिट है, सारे खर्चे निकालने के बाद। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड देती आई है। ONGC लगातार प्रॉफिट में है और हर साल डिविडेंड भी दे रही है। 2026 में 49,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इंडियन ऑयल्स 2020 को छोड़ दें तो इसने भी हर साल प्रॉफिट कमाया है और डिविडेंड भी दिया है। और 2026 में तो अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा 43,000 करोड़ का हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 2023 को छोड़कर बाकी सभी सालों में इसने प्रॉफिट कमाया है। रिलायंस ने भी हमेशा प्रॉफिट कमाया है और डिविडेंड भी दिया है। तो सरकार किस कंपनी के घाटे की बात कर रही थी और जनता का कब तक तेल निकाला जाता रहेगा झूठ बोलकर? अब बात करते हैं एथेनॉल की। गन्ने का रस डाल रहे हैं, जनता का चूना लगा रहे हैं, अपने बेटों को रईस बना रहे हैं। पेट्रोल के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों की स्कूटी बाइक के इंजन खराब हो रहे हैं, इसका जवाब कौन देंगे? क्या एथेनॉल सच में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए है, या फिर इससे कंपनियों को और सरकार को बड़ा फायदा होता है, जबकि जनता को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता? E20 पेट्रोल। अगर आपने पिछले कुछ सालों में बाइक या कार खरीदी होगी तो शायद आपने फ्यूल कैप पर E20 लिखा देखा होगा। लेकिन ये E20 होता क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। यानी जो पेट्रोल आप पंप से भरवा रहे हैं उसमें 20% पेट्रोल नहीं बल्कि एथेनॉल है। एथेनॉल आता कहाँ से है? पेट्रोल की तरह जमीन से नहीं। इंडिया में एथेनॉल ज्यादातर बनता है गन्ने से, मक्के से और कुछ केसेस में टूटे हुए चावल से और दूसरी फसलों से। यानी यह खेतों से आने वाला तेल है। सरकार ये क्यों कर रही है? आप सोच रहे होंगे कि अगर पेट्रोल मिल ही रहा था तो इसमें एथेनॉल मिलाने की जरूरत क्या थी? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं।
बाहर से तेल मंगाने का गवर्नमेंट का खर्चा बचेगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी और पॉल्यूशन कम होगा। पेपर पर तो यह बहुत अच्छा लगता है। सरकार ने 2025 में 20% ब्लेंडिंग का टारगेट भी अचीव कर लिया, देश को फायदा हुआ। अब आम आदमी का सवाल है, 20% सस्ते एथेनॉल मिलाने के बाद भी E20 सस्ता क्यों नहीं हुआ? जबरदस्ती हम पर E20 क्यों थोपा जा रहा है? E20 10 से 15 रुपये सस्ता कर दो, जनता जो चाहे भरवाए। दुनिया के बाकी देशों में तो ऐसा ही होता है। और गडकरी ने तो तेल को 15 रुपये तक लाने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। हरदीप पुरी ने कहा कि इससे माइलेज कम नहीं होता। Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of various things. If you're driving from here to Gurugram, and if you follow the route I follow, then there are many points at which there are. जबकि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है कि एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 33% कम एनर्जी होती है। उनका कहना है कि E10 से लगभग 3% माइलेज कम हो जाती है, मतलब E20 से 6% माइलेज कम हो जाएगी। यानी जितने पेट्रोल से गाड़ी 100 किलोमीटर चलती थी, उतने ही E20 वाले पेट्रोल से गाड़ी सिर्फ 94 किलोमीटर ही चलेगी। मतलब पैसा तो पूरा लगेगा, लेकिन माइलेज 6% कम मिलेगा। तो क्या E20 खराब है? इस सवाल का सीधा जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। अगर देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के कई फायदे हैं, लेकिन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे तो माइलेज कम मिल रहा है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI की एक रिसर्च के मुताबिक अगर E10 वाली गाड़ियों में E20 का यूज किया गया तो फ्यूल सिस्टम में लगे रबड़ के पार्ट्स को नुकसान हो सकता है, जैसे होज पाइप, गैस किट, सील्स। E20 पॉलिसी को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। आखिर में आपके दिए हुए 100 रुपये कहाँ जा रहे हैं? चलिए इसका हिसाब कर लेते हैं। अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो कच्चा तेल बेस प्राइस करीब 35 रुपये, रिफाइंड, ट्रांसपोर्ट प्लस एथेनॉल करीब 13 रुपये, डीलर कमीशन करीब 4 रुपये, टैक्स सेंटर प्लस स्टेट करीब 48 रुपये। नोट, स्टेट टैक्सेस हर जगह अलग अलग होते हैं, मगर एवरेज प्राइस करीब इतनी ही आती है, यानी 52 रुपये का तेल और 48 रुपये टैक्स। जब क्रूड सस्ता था और E20 का सस्ता ब्लेंड मिलाया गया, तब भी तेल 100 रुपये के पार इसलिए हैं क्योंकि सरकार टैक्स कम करने के मूड में नहीं है और कंपनीज अपना मार्जिन छोड़ने के मूड में नहीं है। देश का भला जरूर हो रहा है, कंपनियों के बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी आज भी उतने ही पैसे देकर कम माइलेज की गाड़ी चला रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या E20 आने के बाद आपको अपनी गाड़ी में माइलेज में फर्क महसूस हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।